नमस्कार। पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आप हम हैं अपने रीजनिंग हमसफर जितेंद्र के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अभी संडे यानी कि 24 अक्टूबर को जो परीक्षा हमारी सीसैट की हुई है, यूपी पीएससी पीसीएस की हुई है सीसैट का, उसका मैं आपसे विस्तृत हल आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि ये आपका सीसैट के माध्यम से इसमें कुल लगभग 22 से 23 प्रश्न जो है कि आपसे पूछे गए हैं। काफ़ी कुछ ऐसे प्रश्न भी रहे हैं जो आपके इंग्लिश में मैथ्स में भी हो सकते हैं, रीजनिंग में भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बारी बारी से जो रीजनिंग हिस्से के सवाल होते हैं उनको क्रम से चर्चा करेंगे। और मेरे पास जो है कि ये आपका सेट बी जो है, ये सेट बी मेरे पास है। इसी सेट बी के क्वेश्चन नंबर के आधार पर, प्रश्न तो नहीं बदले हैं, क्वेश्चन नंबर के आधार पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसके लिए जो है कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्योंकि इसमें मैं आपको इस वीडियो में अलग से लेकर के आया हूं, 2 दिन देर से आया हूं। इसका रीजन ये है कि हर एक प्रश्न का विस्तृत वर्णन, सही सटीक आंसर लेके आया हूं आपके लिए। तो जो मेरे अभ्यर्थी रहे हैं वह अपने उत्तर की जांच एकदम सटीक कर लेंगे, और जो मेरे नए हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी मतलब परीक्षा में नहीं जो है कि शामिल हुए हैं, तो उनके लिए एक कॉन्फिडेंट मिलेगा कि क्या स्टैंडर्ड होता है और क्या हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसमें खास ये है कि मैंने हर एक सवाल को एक्सप्लेन किया है। जबकि अदर वीडियोस में क्या है कि उनको जो सरल लगता था उसको तो खूब एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जो कठिन प्रश्न है उसका केवल उत्तर बता करके या सही या गलत जो भी है उसको आगे निकल गए हैं। तो हमारे साथ एग्जैक्ट राइट एकदम सटीक हल जो है, आपको हर एक प्रश्न का विस्तृत वर्णन जो है करना है यहाँ पे। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। सेट बी में यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट हुआ था, वही पहला रीजनिंग का क्वेश्चन था, है ना। तो 34 से स्टार्ट हुआ था रीजनिंग का क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन यानी कि 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपके 23 क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग हिस्से से आए हुए थे। अब देखिए यहाँ, निम्नांकित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ठोड़ी। ठीक, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि पहले भी मैंने बताया है, किसी भी परीक्षा में शब्दों को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है आपको, तो तुरंत आपको इंग्लिश वर्जन देखना है। क्योंकि जब भी कोर्टबाजी होगी या विवाद की स्थिति होगी तो इंग्लिश वर्जन को ही माना जाता है। तो यहाँ जो ठोड़ी वर्ड आया है, एक तो इसका मतलब होता है चिन्ह, ठीक है, CHIN। और कुछ लोग अगर समझते हो, ये एक वर्ड होता है ढोड़ी, ये होता है ना। ठीक, जो हमारे पेट के पास गोल सा कटमार्क होता है ना, उसको बोलते हैं। ये वर्ड नहीं है, ये चिन्ह है। ठोड़ी मतलब समझते हैं, ये होता है, ये ठोड़ी होता है हमारा। ठीक, जो बियर्ड होता है, दाढ़ी के पास का हिस्सा, इसको ठोड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और ललाट जो है, ललाट को आप जान ही रहे हैं, ये हिस्सा हो गया। तो यहाँ जो अरेंजमेंट किया गया है वो आपका बॉडी में जो पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग किया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ललाट होता है। क्या होता है? ललाट होता है। तो ललाट यानी कि दूसरा नंबर वाला सबसे पहले होना चाहिए। ऐसा किसमें है? केवल बी विकल्प में। तो बी को तुरंत यहाँ काला कर देना है, आगे विचार नहीं करना है। अगर 2 से स्टार्ट होने वाले कई विकल्प होते तो आप सबको जांचते आगे तक, क्योंकि 2 से स्टार्ट एक ही हो रहा है, तो तुरंत ये आंसर हो जाएगा। इसमें होगा ये कि सबसे पहले ललाट होता है आपका, फिर ललाट के बाद यहाँ देखिए कान आ जाएगा, कान के बाद आपकी ठोड़ी आ जाएगी, ये ठोड़ी के बाद आपका 1 नंबर यानी छाती आ जाएगी, 3 नंबर पे पेट आ जाएगा आपका, और 5 नंबर पे आपका पैर आ जाएगा। तो ये क्या है, शरीर में जो ऊपर से शुरू किया है नीचे की तरफ गया हुआ है, तो ये यहाँ पे बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 2 से स्टार्ट और कोई विकल्प होता तो आगे पूरा मिलाते आप कि सही है कि नहीं है। एक ही है, पूरा आगे मिलाने की जरूरत आपको नहीं है। आज चर्चा वही होगी जो एग्जाम में सटीक लगाना है। तो जैसे ही आपको मिला तुरंत बी को लगा के आप आगे बढ़ जाइए। और आ जाइए अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन 35 नंबर में था ये आपका बुकलेट में, जिसको मैंने 2 नंबर बताया है। ये क्वेश्चन
बहुत सारे YouTube चैनल पे हमारे सर लोगों ने दिया है, बताया है, सॉल्यूशन दिया है, लेकिन या तो सही है या तो गलत है। अगर गलत है तो बात ही खत्म हो गई, अगर सही है तो उन्होंने उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है, उन्होंने केवल उत्तर बता के आपको छोड़ दिया है, यानी कैसे आया है ये नहीं बताया है। तो ये क्वेश्चन आपका मैथ में भी हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है। क्लियर? तो देखिए 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, 3 सभी तीनों पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं है 21 है, 25 है, 30 है और 52 है। ये आपके पास विकल्प है। तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी बता दूं यहाँ पे कि ये बता रहे हैं कि टोटल कितने हैं भाई आपके 60 हैं, ठीक, टोटल 60 है ना। और आपके एच पढ़ने वाले, एच को पढ़ने वाले कितने हैं 25 हैं, आई को पढ़ने वाले कितने हैं 26 हैं, और उसके बाद टी को पढ़ने वाले कितने हैं आपके 26 हैं, ठीक। यहां तक हो गया। 9 क्या है, एच और आई दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं 9 हैं। उसके बाद एच और टी, एच और टी को पढ़ने वाले कितने हैं आपके 11 हैं। उसके बाद टी और आई को पढ़ने वाले कितने हैं 8 हैं। उसके बाद तीनों एच टी और आई तीनों को पढ़ने वाले कितने हैं 3 हैं। तो ये प्रश्न की समरी दी गई है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं लगेगा कैसे, पूरा वर्णन एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ इसका आंसर देखिए आप। सबसे पहले ये आपका सेट थ्योरी से सवाल है, या इसमें आएंगे रीजनिंग में आएंगे तो उसका वेन आरेख नाम है। तो वेन आरेख के माध्यम से इस प्रश्न को हल करना है आपको। तो वेन आरेख में क्या बनेगा, सबसे पहले 3 विषय का है, तो प्रश्न पढ़ने के बाद एक ये आ गया आपके पास। क्लियर? प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, रुकिए 1 मिनट, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें किसी को कोई भी नाम दे दीजिए, ये बहुत मैटर नहीं करता। जैसे ये हो गया आपका H हो गया, ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका T, ठीक। अब वो बता रहे हैं कि H के लिए कितने हैं पूरे 25 हैं, उसके बाद I के लिए कितने हैं 26 हैं, T के लिए कितने हैं 26 हैं, यही ना। H और I के लिए कितने हैं, देखिए H और I के लिए आपके पास हैं 9, H और I के लिए कितने हैं 9। H और T के लिए कितने हैं आपके पास 11 हैं, H और T के लिए कितने हैं 11 हैं, मैंने लिख दिया, देखिए 11 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, T और I के लिए कितने हैं आपके पास 8 हैं, और तीनों के लिए कितने हैं 3 हैं। क्लियर? ये हो गया चित्र आपका। अब आपको यहां से प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, एक एक विषय, मतलब कि एक एक समाचार पत्र, व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं, ठीक। तो इतना आसान नहीं है कि मतलब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ करके ये घटा देंगे तो मिल जाएगा, ठीक। मुझे लगता है कि रीजनिंग में जितने सवाल पूछे गए हैं 23 सवाल ना, उसमें मुश्किल सवाल यही है, ठीक, और इसी को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब लाइन टू लाइन इसको नोट करते चलिएगा बस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे इसमें केवल H पढ़ने वाले, यानी ऐसे लोग जो केवल समाचार पत्र H को पढ़ते हैं, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल कितने हैं समाचार H वाले 25, ठीक। उसके बाद इसमें 9 ऐसे हैं जो मतलब H और I, देखिए इस सर्कल में देखिएगा आप, H के लिए यहां तक पूरा ये है कि नहीं, ये यहां तक, ठीक। तो क्या होगा आपका कि 9 में से 3 घटाएंगे, उसके बाद उसमें ये कितना है आपका 11, ठीक। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो क्या करेंगे, 9 में से 3 आप घटाएंगे, उसके बाद आप 11 को जोड़ेंगे। ऐसा क्यों करते हैं आप, 11
ये बड़ा लग जाएगा आपका। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि H वाले सर्कल में 11 भी है H वाले सर्कल में 9 भी है, लेकिन 11 जब आया है तो यहीं तक मान लीजिए इसको, लेकिन 9 को यहां तक मानना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल यहां तक गया हुआ है ना, तो उसमें 3 भी शामिल है। 3 जब शामिल है तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 घटा दिया। ये आप ऐसा भी कर सकते थे कि 9 को रहने देते, 3 इसमें से घटा देते, क्योंकि अगर 9 को इतना ही आप मानते हैं, इतना ही, तो 3 क्या है, ये 11 के अंडर ही तो आ रहा है। तो चाहे 9 में से 3 को घटा दीजिए, चाहे 11 में से 3 को घटा दीजिए, एक ही बार आपको घटाना है। समझ गए बात को? अच्छा, अब आ जाइए देखिए, और ये 25 ये कुल में से घट जाएगा, ये 25 में से घटा आपका तो 6 हो गया, ये प्लस 11 हो गया, तो कितना हो गया आपका भाई, 25 ऋण 17 बराबर 8। 8 ऐसे हो गए जो केवल H पढ़ते हैं। ठीक, समझ गए हैं? तो ऐसा है, जगह की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको जो भाषा में लिखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बाकी समरी मैंने इसीलिए यहां पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आपको निकालना होगा कि T कितने हैं और I वाले कितने हैं, इस तरह से आपको सबको निकालना होगा। इसी तरह से चूंकि 3 मैंने आपको बताया ना कि क्यों घटा रहे हैं, घटा इसलिए रहे हैं कि जब ये 9 की बात हम करेंगे, ये पूरा सर्किल ये हुआ H के लिए, पूरा यहां तक सर्किल है ये, तो और अगर हम केवल 9 की स्पेशली बात करें तो 9 के लिए तो ये पूरा है, तो उसमें 3 भी तो शामिल हो गया, इसीलिए मैंने 3 को घटाया है। अगर मैं 3 को 9 में से न घटाता तो मुझे क्या करना पड़ता, 11 में से घटाना है, क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल है तो 11 के सर्कल में तो 3 भी आ गया ये एरिया में। ठीक, लेकिन अगर आप 3 को नहीं घटाते हैं तो क्या होगा, 3 की गिनती बार बार होती रहेगी, जबकि 3 आदमी तो 3 आदमी हैं, उनको बार बार गिनने पर क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपको निकालना है केवल I पढ़ने वाले। चलिए किसी को निकाल सकते हैं आप, T को निकाल लीजिए, I को निकाल लीजिए, इससे कोई मैटर नहीं है। ये क्या हो गया 26, फिर देखिए I के बारे में क्या है, ये है ना, तो 9 में से 3 गया, क्योंकि I के सर्कल में 9 और 3 दोनों आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, फिर प्लस 8, ये कितना है 8। ठीक, तो ये I का हिसाब हो जाएगा आपका। I का हिसाब होगा तो क्या होगा, ये 26 में से घटना है, 26 ऋण कोष्टक में 6 धन 8। ठीक, हो गया कितना, ये 26 में से 14 चला गया तो कितना बचा आपका भाई, 12 बच गया। कितना बच गया, 12। तो केवल I पढ़ने वाले वास्तव में कितने हैं, 12 हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सेम इसी पैटर्न पर आपको निकालना होगा केवल T पढ़ने वाले, T पढ़ने वाले। तो ये जो 3 में घटा रहा हूं, आप यहां 9 में से भी घटा सकते हैं या 11 में से भी घटा सकते हैं ये, लेकिन घटाना आपको एक बार जरूर है। ऐसे ही जब I का कैलकुलेशन करेंगे तो आप जरूरी नहीं है कि 9 में से ही घटाएं, आप इसको 8 में से भी घटा सकते हैं। अरे भाई 8 में से घटा देंगे तो ये 9 पूरा रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 9 5 14 हो जाएगा, तब भी तो वही आएगा, है ना। तो T पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, इसमें T के लिए टोटल कितने हैं, 26 हैं। ठीक, फिर घटाएंगे इसको, कुल में से कितना है भाई, 11 में से इसको घटा लीजिए। चलिए 11 में से 3 घटा लेंगे, प्लस 8 ये भी रहेगा, नहीं रहेगा, ये समझ गए बात को। चलिए अब 26 में से ये घटेगा 8 धन 8। ठीक, तो कितना हो गया भाई, 26 में से आपका 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 ना बचा। ठीक, अब केवल H पढ़ने वाले 8 आ गए, केवल I पढ़ने वाले 12 आ गए, केवल T पढ़ने वाले 10 आ गए आपके। तो सवाल यह हुआ था आपसे कि केवल
एक समाचार पत्र, एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, यही आपसे सवाल हुआ था। ठीक, तो एक समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन है? जो एच को पढ़ता है प्लस आई को पढ़ता है प्लस टी को पढ़ता है, यही ना। तीनों को जोड़ दीजिए, तो एच को पढ़ने वाले हैं 8, आई को पढ़ने वाले हैं 12 और टी को पढ़ने वाले हैं 10, मिला के कितना हो गया? 30 ऐसे लोग हैं जो आपके केवल एक समाचार पत्र को पढ़ते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? 30 होगा, सी विकल्प हो जाएगा, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन में आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बुकलेट के अकॉर्डिंग 36 नंबर, मेरे हिसाब से तीसरा प्रश्न, यदि टैलेंट का कोड XEPIRX हो तो सर्च का को आप कैसे लिखेंगे, कोडित करेंगे? तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है आपका। ठीक, और लेटर सारे चेंज हो गए हैं तो लेटर कोड का सवाल हो गया। क्या करना है आपको? टैलेंट TALENT को इन्होंने क्या लिखा है? XEPIRX, और पूछ रहे हैं आपसे सर्च, SEARCH। तो देखिए 20 से 24 हो गया। ठीक, मैं सीरियल नहीं बताऊंगा यहाँ, आप PCS के पेपर में बैठे हैं, ठीक है, सब जुबान पे। 1 और 4 जोड़ेंगे, देखिए +4 है, फिर +4 है, फिर है 12 4 16, फिर है 5 4 9, फिर है 14 4 18, फिर 20 4 24, बार बार +4 कैलकुलेशन है, आप कर दीजिए यहाँ पे। 19 4 23, 5 4 9। देखिए WI से कोई ऑप्शन है इसमें? केवल एक ही है, चौथा ऑप्शन। 4 नंबर सही हो गया। अगर कोई WI से स्टार्ट होने वाला और विकल्प होता तो आगे आप चेक करते, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कर देते हैं। चलिए फिर क्या होगा? 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5, 14 और 4 जोड़ेंगे, 18 4 जोड़ेंगे 22, 3 4 7 और 8 4 12। आ गया, ये डी होगा। यानी 36 नंबर क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग बी बुकलेट से है ये सब। ठीक, मैं लिख भी देता हूं कि बी, यहां मैं लिख देता हूं। चलिए बी बुकलेट से रहेगा आपका सारा। ठीक है, खैर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, बुकलेट डज नॉट मैटर। फिर श्रृंखला से सवाल है। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है आपको। गलत पद याद करना है, इसका मतलब क्या है? गलत वही होता है जो नियम से नहीं रहता है, गलत वही होता है जो नियम से नहीं रहता। इतना आसान सवाल। देखिए ये क्या है? 2 का क्यूब 1 घटा दिया गया है, 2 क्यूब माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 7 हो जाएगा। ये है 3 का क्यूब प्लस 1 हो गया, 3 3 9 27, 1 28। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब माइनस 1। अब मुझे बता दीजिए कौन गलत है भाई? जो नियम पर नहीं है, सब -1 हो रहे हैं, ये +1 हो रहे हैं, 28। तो गलत पद क्या हो गया श्रृंखला में? 28 हो गया। बी विकल्प इसमें चुन लेना है। और ध्यान दीजिए, मैं जब आपको श्रृंखला मैंने पढ़ाया था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भैया, आप वर्ग और घन संख्याओं का याद कर लीजिए, उसी के आसपास का नंबर आएगा जब तुरंत पकड़ लेंगे। और वैसे तो बुद्धि लगाते रहेंगे कि ये सम है तो ये विषम है तो ये अभाज्य है ना, लेकिन स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखिए। ठीक, कितना आप सोचेंगे, इसके लिए घन और वर्ग जरूर याद कर लीजिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बुकलेट के अकॉर्डिंग 47। ठीक है, कैलेंडर से सवाल है ये। यदि बीते कल के पहला का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? वैसे भाषा में थोड़ी सी अशुद्धि है यहाँ पे। बीते कल के पहले यहाँ शब्द होना चाहिए था, है ना, पहला लिखा है यहाँ पे, पहले शब्द होना चाहिए था। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इंग्लिश वाला देखिए जरूर, इसीलिए मैंने इस प्रश्न में इंग्लिश वाला लिख भी दिया, आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। क्या बोला वो? इफ द डे बिफोर यस्टरडे, YESTER, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे। ये है आपसे What day will be on the day after tomorrow? ये सवाल है आपसे। तो इस तरह के प्रश्नों में मैंने बता रखा है आपको, कैलेंडर से सवाल है। सबसे पहले आज पता करिए कि आज कौन सा दिन है। तो वो कह क्या रहे हैं कि
ये हो गया आज, ये हो गया आपका आज हो गया। आज क्या हो गया, आज के पहले यानी आज के पहले क्या होगा, बीता हुआ कल हुआ ना, बीता कल के पहले ये हो गया। देखिए इफ द डे बिफोर यस्टरडे, ये टुडे हो गया, ये यस्टरडे हो गया, और ये डे हो गया बिफोर यस्टरडे, ये वाला हो गया आपका। ठीक, वॉज सैटरडे, ये क्या है आपका सैटरडे है। तो आज क्या है, सैटरडे के बाद क्या आएगा भाई संडे, और आज क्या हो गया आपका मंडे हो गया। ठीक, वो पूछ क्या रहे हैं, व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। तो ये टुडे अगर है, ये टुडे है ना ये, तो टुडे के बाद टुमारो ये हो गया, टुमारो को एक और मारो, यही बोल रहा है ना ये कि टुमारो के बाद एक वाला दिन, तो टुमारो को एक और मार के बताओ। तो ये हो गया आपका ट्यूसडे, और ये हो गया आपका वेडनेसडे। तो विकल्प नंबर सी बुधवार हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश वर्जन में जाएंगे सीधा एकदम सटीक आंसर है ना। यहाँ पे पहला की जगह पे पहले लिखा होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू बुकलेट 49 नंबर देखिए आप, उसमें देखिए गिनतियां लिखी हैं, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि भाई ये मैथ का क्वेश्चन है। खैर होगा भी, तो सी सेट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है सेक्शन का, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स है ना, रीजनिंग सब उसमें आया हुआ था, तो उसको हल करना था। तो यहाँ पे देखिए 7 खंभे PQRSTU V इस प्रकार लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। यानी पहला खंभा से दूसरा खंभा जाएंगे, फिर तीसरे पे जब जाएंगे तो 1 मीटर दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया आपका R। ठीक, थोड़ी नजदीक बना देते हैं इसको, R हो गया, फिर ये S हो गया, T हो गया, ये U हो गया, और ये वाला आपका V हो गया। ये 7 खंभे लगे हुए हैं। तो ये जो 7 खंभे हैं आपके, इसमें ये कह रहे हैं कि जब आप नेक्स्ट खंभे पर जाएंगे ना डिस्टेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर कम हो जाती है। ठीक, अगर यहाँ मतलब ये बताए भी हैं पहले 2 खंभे P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 है, अगली बार जब जाएंगे तो दूरी 1 मीटर कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है 9 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 10, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 9, आगे जाएंगे तो 8, फिर आगे जाएंगे 7, आगे जाएंगे 6, आगे जाएंगे 5। अगर इसके और आगे जाना होता और खंबे होते तो 4 3 2 करके ऐसे ये कम होते चले जाते। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि पहले खंबे P और अंतिम खंबे V, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यही आपको बताना है। इन दोनों के बीच में 10 है, ठीक, तो यहां तक 10 मीटर हो गया, फिर यहां से यहां 9 है, तो 10 9 19 हो गया। 19 के बाद यहां से आगे है 8, तो 19 और 8 27, 27 में फिर 7 34, 34 के बाद अगला जो बनाया है वो 6 मीटर पे लगा है, 34 6 40, अगला जो लगा है आखिरी वाला वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, 45 मीटर। क्या हो जाएगा आपका जवाब 45 मीटर, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बुकलेट के अकॉर्डिंग 50वां क्वेश्चन है ये, किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है या है। इसमें देखिए पूरा मैंने सवाल और इसमें कथन निष्कर्ष और कूट यानी कोडिंग में किसमें आपको आंसर देना है, सब जैसा बुकलेट में छपा है बिल्कुल मैं आपको बोर्ड पे वैसा ही लिख के बता रहा हूं सवाल को, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं किया जा रहा है। देखिए ये सवाल आपका कथन और निष्कर्ष वाले पार्ट से है, इसको लगाने के लिए क्या है हम आपको वेन आरेख के माध्यम से बता दे रहे हैं, बिल्कुल सटीक एकदम आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कुछ फल फूल है, तो ये हो गया भैया फल, ये क्या हो गया आपका फल हो गया। कुछ फल फूल हैं, कुछ के हिस्से को ऐसे दर्शाते हैं आप, हाँ। तो ये हो गया आपका फूल। तो यानी यहाँ के जो फल हैं वो केवल फल हैं, यहाँ के जो फूल हैं वो केवल फूल हैं, लेकिन इस हिस्से के जो फल है ना, कुछ ही फल हैं, कुछ फल हैं वो फूल भी हो सकते, हो नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई फूल नाव नहीं, देखिए फूल और नाव में कोई संबंध नहीं है, और सभी नाव नदी है।
जिसके साथ सभी जुड़ा होता है वो छोटा होता है। जितने भी नाव हैं ये सब क्या है, नदी है। क्लियर हो गया। तो यहां क्या हुआ कि सभी नाव नदी हैं, लेकिन सभी नदी जो है कि वो नाव नहीं है, कुछ नदी जो है कि वो नाव है। और निष्कर्ष यहां बड़ा बढ़िया आपको दिया गया है कि सारे निष्कर्ष निश्चित वाले दिए गए हैं, और यह आपका कंडीशनल वाला है, शर्त वाला है कि अगर शर्त में कह दिया गया कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अब वो खेले या ना खेले लेकिन हैं। अगर ये कहा जाए कि कुछ लड़के घोड़े हैं, तो मतलब क्या है कि अब लड़के को घोड़े, लड़का तो अलग होता है, घोड़ा अलग होता है वास्तविकता में, लेकिन कंडीशन में कहा गया तो उसको करना है। जैसा यहाँ कहा गया कि फल और फूल, फल अलग होता है, फूल अलग होता है, लेकिन कंडीशन में जब उन्होंने रख दिया कथन में कि है, तो आपको मान के सवाल लगाना है। निष्कर्ष यहाँ सारे निश्चित वाले हैं, तो जब निश्चित वाले हैं तो क्या है, ये आपके निष्कर्ष दिए गए कि कुछ फल नदी है। देखिए फल और नदी दूर दूर चित्र है, कोई लगाव ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं, कोई जुड़ाव नहीं है, गलत। कुछ नदियां नावें हैं, कुछ नदियां, यहाँ की जो नदियां हैं ये सब नाव है ना, ठीक। जब बोला गया कि सभी नाव नदी हैं, ठीक, लेकिन सभी नदी जो है कि वो नाव नहीं है, कुछ नदी जो है कि वो नाव है। यही बात है, कुछ नदियां नाव हैं। सही हो गया ये। फिर कुछ नदियां फल है, देखिए नदी और फल में कोई रिलेशन नहीं है, आउट है। कुछ फूल फल हैं, अरे भाई कुछ फल अगर फूल हैं तो कुछ फूल भी तो फल हैं। क्या हो गया ये, सही हो गया। अब कूट इसलिए दिया गया है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। केवल 1 और 3 अनुसरित होते हैं, नहीं। केवल 2 और 3 अनुसरित होते हैं, नहीं। केवल 2 और 4 अनुसरित हो रहे हैं ना, फॉलो हो रहे हैं, तो इसमें सी विकल्प यानी तीसरा वाला विकल्प सी जो है वो आपको चुन लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बुकलेट के अकॉर्डिंग 52 नंबर, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। यानी इसमें क्या है, असमानता वाला पार्ट है, ये ऑड वन आउट को निकालना है। इसमें कौन है कि जो एक अन्य ग्रुप से अलग है, विषम जो है उसी को छांटना होता है। तो इसमें जो मैथ्स वाला होता है, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, वर्ग होता है, घन होता है, गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ घटाना, है ना, बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन यहाँ है क्या, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, यहाँ पे है 14 गुणे 12 बराबर 12 चौका 48 और 12 का 12 4 12 4 16 168 हो गया ये, ठीक। इनका गुणा कर देंगे आप तो 28 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 6 48 और 6 12 4 16। यहां करेंगे तो 34 गुणे 6 बराबर 34 गुणे 6 करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 18 2 20। यहां गुणा करेंगे तो 42 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 4 चौक 16। आगे आंसर कौन सा आ गया, ये है ना सी वाला आंसर। सब में 168 आया है आंसर, यहाँ 204 आ रहा है, तो ये सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो सी नंबर जो है कि वो क्या है, युग्म से विषम है, ठीक। एक मेथड ये हुआ, एक और मेथड है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एक ही मेथड से आया है ये सवाल, ये 2 मेथड से आ गए हैं, हो सकता है और भी मेथड हो इसमें। दूसरा जो मेरे समझ में आया है मैं वो भी आपको बताता हूं। इसमें क्या किया गया है, एक तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया गया है, दूसरा इसमें आपको किया गया है लघुत्तम लिया गया है। क्या लिया गया है, लघुत्तम। इनका लघुत्तम लीजिए, सबका एक जैसा आएगा, यानी 12 और 12 14 12 का निकालेंगे तो 84 आएगा लघुत्तम, ठीक। करके देख लीजिएगा, इसका भी करेंगे तो 84 आएगा एलसीएम, इसका भी एलसीएम है ये, इसका भी करेंगे तो 84 एलसीएम आएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। समय अभाव के कारण मैं केवल आपको बता दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, बाकी निकाल लीजिएगा। इसका जो निकालेंगे तो आएगा कितना आएगा भाई, 17 छक्का 102, इसका आएगा 102 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका तब भी वही आंसर जो है कि हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कुल मिला के लगभग एक तरह से एलसीएम और गुणा करना जो है ना वो लगभग बराबर सही है। दोनों में से जो पैटर्न लगाएंगे आपको आंसर आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यानी बुकलेट के अकॉर्डिंग 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करता है ना। तो यहां देखिए 4 7 28 आ गया, 15 3 45 हो गया। तो यहां क्या होगा, 2 पंजे 10
अब देखिए 10 वाला कौन है, 10C यहाँ लिखा है, तो आप भी लिख दीजिए 10C लिख दीजिए। बी वाला विकल्प हो गया आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बुकलेट अकॉर्डिंग 56 नंबर है, निम्नलिखित में से असंगत को चुने। जैसे पिछला भी सवाल आप हल किए हैं, है ना, एक सवाल हल किया अभी आपने, उसमें संख्यात्मक था, इसमें जो कि शब्दों के माध्यम से पूछा गया, डेट पूछी गई है। तो 15 अगस्त को क्या है भाई, खास स्वतंत्रता दिवस, यही है ना। 26 नवंबर भी खास है, क्या है बताइए। 14 नवंबर तो जान ही रहे हैं, बाल दिवस, यानी ये किसका है, पंडित नेहरू का जन्मदिन है, नेहरू जन्म दिन, यही है ना। इसको सोचते रहिए, 26 जनवरी क्या है ये, गणतंत्र दिवस। तो 26 नवंबर को क्या है, 26 नवंबर को आपका संविधान लिखा गया था, यही ना, पूरा हुआ था। संविधान दिवस भी शायद उसको कहा जाता है, कहा जाता है सर, ठीक। अब भाई मेरा जनरल नॉलेज ना थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, ठीक। यहाँ तीनों में संविधान या नियम कानून लागू होने की बात हो रही है, और इसमें केवल जन्मदिन हो रहा है। या यह भी कह सकते हैं ये पूरे देश से संबंधित है, और यह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, ये भी हो सकता है आंकड़ा। तो इसमें सी विकल्प जो है 14 नवंबर आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 11वां प्रश्न बुकलेट का 58 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क, यानी ये स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए, ये कथन है, ये किसी व्यक्ति का कहना है, ठीक है, कि क्या किसी बड़े नगर में, कोई भी सिटी हो सकती है, मान लीजिए आपका लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, कोलकाता हो गया, वाराणसी हो गया, कोई भी मान सकते हैं, केवल एक कंपनी को यातायात को चलाने की अनुमति दे दी जाए। जैसे बड़े शहरों में ओला चलता है ना, ठीक, ओला कैब होता है, तो क्या ये करना चाहिए कि केवल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ओला के माध्यम से होगा, क्या ये सही है, ठीक। इस पर तर्क ये दिया जा रहा है, सही होने का भी तर्क है, पॉजिटिव तर्क ये है कि हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। यानी इससे क्या है, अगर एक ही कंपनी पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को संभालेगी तो अदर कंपनीज के बीच जो ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो समाप्त हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहां देखिए, आपको अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब हो गया एकाधिकार, एक ही आदमी का पूरा अधिकार हो जाएगा। वो 2 किलोमीटर का चार्ज चाहे 10 रुपया करे, चाहे 2 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपया करे, चाहे 2 किलोमीटर का चार्ज वो 20 रुपया करे, उसकी मर्जी है, ठीक। क्योंकि क्या है, उसके पास मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, कोई और चला नहीं सकता है, केवल वही चलाएगा। तो क्या है ये, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, ये बताइए। भी नुकसानदायक है ना, उसकी मर्जी होगी, वो बोलेगा भी संडे को हम नहीं चलाएंगे, कोई वैन, कोई मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चलेगा। अब संडे को किसी को जाना हुआ, या रात के 10 बजे के बाद हम नहीं चलाएंगे, या 1 किलोमीटर का हम 100 रुपये चार्ज करेंगे, तो कैसे हो सकता है भाई। इसमें क्या है, सारा जो जिसके लिए हो रहा है, कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, इकोनॉमिक्स में इसका अच्छा वर्णन मिलेगा आपको। उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर है, उसका पूरा नुकसान है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है, उसको सुविधाओं को लेना मजबूरी हो जाएगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये सही बात नहीं है। फिर है नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए, ठीक। यानी ऐसा नहीं कि केवल ओला का कैब रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ठीक। उसमें भाई सारी कंपनियों के कैब आ जाएं, ऑटो आ जाए, डीटीसी की बसें आ जाएं, है ना, उनका व्यक्ति का अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाए, कुछ भी हो सकता है उसमें सिस्टम। तो उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, यात्री है, उसके पास ऑप्शन रहेंगे, है ना, ऑप्शन रहेगा, उसको बेहतरीन जो लगेगा उसको चुनेगा। भाई ओला वाला सस्ता पड़ता है तो ओला से जाएगा, पर्सनल उसको सस्ता पड़ता है पर्सनल से जाएगा, ऑटो से जाना है ऑटो से जाएगा, है ना, या बाई बस उसको अच्छा लगता है या सुविधाजनक है तो बाई बस जाएगा। तो यहाँ उसको सारे विकल्प मिलते हैं, फ्री होता है,
और कंज्यूमर का ही लाभ होना है। जनता के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कार्य जो है वो जनता के लिए होना चाहिए ना। किसी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना क्या है, ठीक, वो लोकतंत्र में नहीं है। तो उपर्युक्त तर्क में कौन सा सशक्त है? निम्नलिखित कूट के केवल एक सशक्त है? नहीं, एक तो होना ही नहीं चाहिए भाई। आपको केवल एक व्यक्ति के हाथ में सारा मतलब कि यातायात का सिस्टम दे दिया जाए तो मनमानी करने लगेगा, ठीक। तो एक सशक्त नहीं है, केवल तर्क दो सशक्त है। दूसरा तर्क जो है कि वो सशक्त है इसलिए कि ढेर सारी कंपनियां रहेंगी, कंपटीशन उनका आपस में रहेगा, तो उसका लाभ जो है कि किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा, ठीक। तो इसलिए क्या है, इसमें बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? तर्क एक और दोनों सशक्त नहीं है, मतलब एक नंबर वाला तो उसके बारे में सोचना ही नहीं भाई आपको, ठीक। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही कंपनी को सारी चीज आप दे देंगे, ठीक। या 4-5 कंपनियां पेट्रोल की हैं तब ये हाल है, और एक आदमी के हाथ में चला जाएगा तो बोलेगा नहीं, मतलब वो व्यक्ति पहचानने लगे कि भाई कि इस व्यक्ति को नहीं देना है, इस व्यक्ति को देना है, तब ठीक। तो इसलिए क्या होगा, इसमें बी विकल्प हो जाएगा। तो 58 क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से 11वां प्रश्न रीजनिंग सेक्शन का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 62वां क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ ये नहीं बताना है कि श्रृंखला का अगला पद, ये नहीं बताना है आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें से जो 4 नंबर दिए गए हैं ABCD में कौन है जो कि श्रृंखला की संख्या यानी सीरीज में नहीं आता है, ठीक। तो एक तरह से कह सकते हैं गलत पद छांटने वाला जैसा ही है सवाल ये। अगला पद पूछता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता है वो, ठीक। देखिए 1, 8, 27, 64, 125 आ गया दिमाग में, बत्ती जल गई। हाँ, घन है ये, क्या है ये? घन है, याद कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, याद कर लीजिए। तो सभी घन है, 512 भी 8 का होता है, 729 9 का होता है, ये 10 का होता है, ठीक। 256 किसी का घन नहीं होता है, 256 किसी का घन नहीं होता है। तो ये आपका ए वाला विकल्प यहां से आउट हो जाएगा कि क्या ये श्रेणी की श्रृंखला में मतलब कि नहीं आता है। सब क्यूबिक फॉर्म में है, ये सारे नंबर ये दिए गए और ये तीनों क्यूबिक नंबर में, यही एक है जो क्यूबिक नंबर में नहीं है, क्यूबिक फॉर्म में नहीं है। अच्छा 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न सवाल हमारे हिसाब से होगा। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। फिर है बहन, पत्नी, माता, पुत्री, सारे रिलेशन वही फीमेल वाले दिए गए हैं, कंफ्यूजिंग है ये, ठीक। ब्लड रिलेशन से सवाल है। यहाँ इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। व्यक्ति को यहाँ इन्होंने लिखा है पर्सन और आदमी को यहाँ लिखा है इन्होंने मैन लिखा है बुकलेट में, जो कि बुकलेट आपको उपलब्ध हो गई होगी या नहीं होगी तो मतलब आप हमें बताएंगे, हम आपको उपलब्ध करा देंगे उसकी। अब ये देखिए एक आदमी कह रहा है ना, आदमी कह रहा है तो क्या कह रहा है वो, कहने वाला यहाँ हो गया आदमी, यही आदमी कहने वाला हो गया। कह किससे रहा है, आदमी ने महिला से कहा, किससे कहा, महिला से, महिला से कह दिया। तो कहने वाला इंट्रोड्यूसर जो होता है वो बाएं हाथ पे और जिससे वो कहता है वो दाएं हाथ पे, बताया गया आपको। अच्छा किसकी ओर इशारा करते हुए, कई बार होता है फोटो की ओर इशारा करते हुए, कई बार होता है व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यही रहता है ना सवाल में। तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो यहाँ कोई व्यक्ति कर लीजिए भाई, ये चलिए यहाँ कर लेते हैं, ये इनकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये कौन है, ये कोई पर्सन है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति की ओर इशारा करते, इसकी ओर इशारा करके इससे कह रहा है, महिला से कह रहा है ना कि उसकी माँ, यानी इस व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता यानी महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। यही जो क्या है इनकी पुत्री है, वो भी कैसी है, इकलौती है। अब ये महिला इनको पिता कह रही है, ये महिला इनको पिता कह रही है, ठीक। तो ये पिता इनको क्या बोलेंगे, ये भी तो बेटी बोलेंगे इनको। तो अब सवाल ये कह रहा है कि इकलौती होनी चाहिए, तो ये जो व्यक्ति की माँ है और ये महिला है, ये दोनों क्या है आपकी, सेम है, क्या है, सेम है, क्योंकि इकलौती शब्द आया है। तो इस पिता के पास एक पुत्री इधर हो रही है, एक पुत्री ये महिला हो रही है, तो दोनों क्या है,
जबकि होना एक ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है। तो क्या हो गया, महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला जो है व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो गई, माँ हो गई नहीं हो गई इसकी भाई। जब ये माँ हो गई तो ये महिला भी दोनों जब सेम ही है तो ये भी माँ ही हो जाएगी। तो क्या आंसर होगा आपका, सी विकल्प हो जाएगा, ये माता वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बुकलेट के हिसाब से 72वां प्रश्न है। फिश को इस तरह कोडित किया गया है KLPCLPK, तो नोज को आपको क्या लिखना है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, लेटर कोड है, इसके पहले भी आप एक लगा भी चुके हैं टारगेट वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए 3 और 6 से 3 हो गया, 3 घट गया, 9 से 12 हो गया, 3 बढ़ गया, 19 से 16 हो गया, 3 घट गया, और 8 से 11 हो गया, तो 3 बढ़ गया। इसमें क्या है, पहले -3 है फिर +3 है, तो इसमें -3 करना, फिर +3 करना, फिर -3 करना, फिर +3 करना है, यही ना। तो 14 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो K से सारे विकल्प शुरू हो रहे हैं, यानी LB वाला तो बाहर हो गया पहले ही देखिए। फिर 15 3 18, देखिए KR है दूसरे, ये D वाला विकल्प आपका यहाँ से हो गया, पूरा लगाने की जरूरत आपको नहीं हुई, लेकिन पूरा बता देते हैं आपको। 19 में से 3 चला जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, KRPH, ये D वाला विकल्प जो है कि क्वेश्चन नंबर 72 यानी 14वें प्रश्न में आपका KRPH आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 15वां क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग बी सीरीज से 75 नंबर है ये क्वेश्चन। तो प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि देखिए इसके जो लेटर हैं इन्हीं को कॉमन करके यहाँ वर्ड फॉर्म किया गया है, जो फॉर्म हो जाएगा वो बनेगा, जो फॉर्म नहीं होगा वो नहीं बनेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि नकारात्मक सवाल बहुत होते हैं और बुकलेट में आपको नहीं लिख करके उसको क्या है कि हाईलाइट किया जाता है, ठीक। देखिए आपको यहाँ से P मिल गया, A मिल गया, SS मिल गया, ION ये सब मिल गया, तो ये बन सकता है FINAL ये मिल गया, बन सकता है NORM, देखिए M यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल शब्द जो है ये आपका फॉर्म नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल शब्द आपका फॉर्म, प्रोफेशनल के शब्द जो लेटर है ना इनको यूज करते हुए नॉर्मल शब्द आप नहीं बना सकते, सब तो मिल जाएगा, M नहीं मिलेगा आपको, यही इसी वजह से दिक्कत हो रही है, इसी M की वजह से, क्लियर। अच्छा आगे देखिए, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए तथा सही उत्तर प्राप्त कीजिए। ये चित्र बना हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, इसका 16 आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको, 16 आंसर हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू बुकलेट 85 है ना। किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं 2 फलकों के रंग एक समान, ठीक। 1 मिनट, एक क्वेश्चन में वर्ड गायब हो रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए। 2 संलग्न फलकों, यहां पे हो जाएगा किन्हीं 2 संलग्न फलकों, ऐसे रहेगा कि रंग एक समान न हो। संलग्न फलक का मतलब क्या होता है जानते हैं, एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस मतलब साथ साथ वाली। मैंने बताया था ना कि जो पासा होता है या घन होता है उसमें साथ साथ जो दिखाई देता है वो कभी उल्टा नहीं होता है, ये बात थी उसमें। तो वही वो कह रहे हैं कि संलग्न फलकों के रंग एक समान नहीं होने चाहिए, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि हर एक फलक जो साथ साथ आते हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, उनको मान लीजिए अगर पेंट करना है तो कितने जो कि आपको कलर की आवश्यकता होगी। अगर ये बोलता कि अधिक से अधिक कितने होते तो 6 फलक पे 6 कलर लगा दीजिए, कोई किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक, तो 6 आंसर हो जाता। लेकिन ये कह रहे कम से कम, कम से कम कितने कलर चाहिए आपको। देखिए मैं बता रहा हूं इसमें एकदम बहुत सटीक बताऊंगा, ठीक। 6 फलक है इसमें, 1 2 3 4 5 और पीछे वाली 6। वो कह रहे हैं कि ये वाली फलक और ये वाली फलक अलग अलग कलर की होनी चाहिए, यानी ये जो कलर हो गया ऊपर वाला जो हो गया वो न तो इधर यानी 5 फलक पे यानी 4 फलक पे नहीं आना चाहिए, इसके साथ 4 फलक संलग्न है ना, एक ये ऊपर वाला मान लो हो गया
तो 1 2 3 4 ये इसके साथ की हैं, इस यानी संलग्न जो हो गई 4 हो गई, एक वो खुद हो गया, तो बचा कौन? विपरीत वाला बचा ना। तो कितने जोड़े हो जाएंगे इसमें? ऐसे 3 जोड़े होंगे कि नहीं होंगे? 3 जोड़े होंगे, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर देखिए, यदि किसी को कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक, ये क्या है? नंबर कोड का सवाल है, जिसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, नकल मारना है, लिखना है। तो एक नकल मारने के लिए आया हुआ है सवाल। आपसे पूछा गया है एक्सेप्ट का कोड, तो ए के लिए क्या है भाई? देखिए 4 है, तो आंसर वही सही होगा जो 4 से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें पूरे में केवल एक ही स्टार्ट भी हुआ है, इतना आसान। देखिए आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक। अगर 4 से कोई और होता मान लीजिए, तो आपको आगे मिलान करना पड़ता, क्योंकि 4 से तो केवल एक ही विकल्प स्टार्ट हो रहा है, वही आपका आंसर हो गया। आगे आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 88वां क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग, 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न तो केवल 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो। यानी मैंने ये सवाल रीजनिंग में ले लिया है कि आप तर्क लगा के, आपको कोई फार्मूले से आंसर नहीं आने वाला है, आपको सोच के तर्क करके जवाब देना है तो मैथ से ही, लेकिन इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रीजनिंग में ले लिया है। वो कह रहे हैं कि 4 से जो आपको वो नंबर बताने हैं, ऐसी कितनी गिनतियां हैं कि जो न केवल 4 से पूर्णतः कटती हो, बल्कि उनमें 4 होना भी चाहिए। केवल अगर ये पूछता 4 से विभाजित होने वाली, तो आप करते 100 तक की संख्याओं की बात हो रही है, तो आप क्या करते? 100 से में 4 से भाग देते, 25 संख्या हो जाती है आपकी। लेकिन क्या है, वो बताना है आपको जिसमें वो 4 से कटता भी हो और उसमें 4 गिनती आती भी हो, गिनती 4 आती भी हो। तो कितने हो जाएंगे ऐसे? देखिए कैसे होगा, एक तो 4 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। फिर 4 फिर और कहाँ आता है? 14 में आता है, वो तो होगा नहीं। 24 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 34 होता नहीं है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 34 के बाद आ जाइए 40 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 54 नहीं होता, ठीक। 64 हो जाएगा, 74 नहीं होता, 84 हो जाएगा, 94 नहीं होगा। तो कुल कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। समझे बात को? कहा क्या गया था इसमें वो नंबर बताने थे जो 4 से कटते भी हों और उसमें 4 होना भी चाहिए, ठीक। तो कौन कौन है? देखिए भाई, 4 हो गया आपका, 24 हो गया, फिर 40 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया और आपका 84 हो गया। ये ऐसे नंबर हैं जो 4 से कटते भी हैं और इसमें 4 आता भी है। 4 आया हुआ है, देखिए सब में, इसमें 2 बार आ गया भाई, आ गया ना। तो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 नंबर हैं। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा आपका। फिर है 20वां प्रश्न, 91 नंबर पर है वो। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने पर तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। आपको तीसरा शब्द बताना है। तो इसमें क्या होता है, जहां तक मीन वर्ड्स जो लेटर होते हैं वो सेम होते हैं, वहां तक आप आंसर नहीं निकाल पाते। जहां से डिफरेंस होते हैं वहीं से आंसर निकलता है आपका। क्यू यू ई तक मिल रहा है सब, देखिए क्यू यू तक मिल रहा है, ठीक। फिर ई है, ई है, ए है, ई है, ए है। तो ए वाला पहले आएगा ना, तो इन दोनों में कौन पहले आएगा, पहले यही डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ एल है, यहाँ आर है, तो पहले कौन आएगा? एल वाला। तो ये हो गया आपका 1 नंबर पे, ये हो गया आपका 2 नंबर पे, हो गया। फिर इनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए ई और ई, ये 3 लेटर मिल गए। फिर यहाँ ए आ गया, यहाँ फिर ई आया, यहाँ एस आया। तो ये क्या होगा? ए वाला पहले आ जाएगा, तो ये 3 नंबर पे हो गया आपका। फिर ई वाला आएगा, ये 4 नंबर पर हो गया, ये वाला आपका 5 नंबर पे होगा। तो वो चाहे जो सवाल आपसे पूछे, वो पूछ ही रहा है कि तीसरा शब्द क्या होगा भाई। तीसरा शब्द क्या होगा? क्विजी होगा कि नहीं होगा ये? तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर? फिर है 95 नंबर पे दर्ज 21वां सवाल, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। यानी कि ऑड वन आउट को करना है इसमें। एक जो है कि वो जो ये दिया गया है आपको, युग्म दिया गया है, वो किसी न किसी कारण से गलत है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या है? कारण और उसका परिणाम,
ये दिया गया है कि अगर आप अपराध करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, दंड मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद अगर आप निर्णय लेंगे तो वकालत, निर्णय होगा जब वकालत करेंगे, तो ये उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, अगर ये होता कि वकालत करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, निर्णय। अगर ये रहता वकालत यहाँ होना चाहिए था, निर्णय इधर होना चाहिए था, कि पहले वकालत होगी तब जाके निर्णय आएगा। ठीक, उद्यम, उद्यम का मतलब है कि यू हैव टू वर्क, या कोई बिजनेस करना है आपको, कोई अपना काम करना है तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक, तो जब काम करेंगे तब ना सफलता मिलेगी, तो कारण ये हो गया, इसका परिणाम हो गया। व्यायाम करेंगे तो आपको उसका परिणाम क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। तो सब तो सटीक बैठ रहा है कि भी अपराध करने पर आपको दंड मिलेगा और मेहनत करने पर सफलता मिलेगी, व्यायाम करने पर स्वास्थ्य मिलेगा, वकालत करने पर निर्णय मिलता है, न कि निर्णय करने पर वकालत मिलेगा, है ना। तो इसमें बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, आखिर ये भी 2 प्रश्नों में। देखिए बुकलेट के अकॉर्डिंग 97 नंबर और 22वां क्वेश्चन है, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन हुआ है। यहाँ करना ये आपको है कि शर्तों के अनुसार, अगर सिंपली करना होता तो ये मैथ के हिस्से में पूछा जाता है, रीजनिंग में इसलिए पूछा गया है कि यहाँ पे कोडिंग कर दी गई है, यानी कि जोड़ का अर्थ गुणा, घटाना का अर्थ भाग, और गुणा का अर्थ जोड़, और उसके बाद भाग का अर्थ घटाना हो। तो आपको निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है, यानी इसमें 4 इक्वेशन दिए गए हैं, हो सकता है आपको चारों चेक करना पड़े, चौथा सही हो, या हो सकता है पहला ही सही हो। तो आपको करना इस तरह से होता है कि पहले विकल्प से आप शुरू करते हैं चेक करना, जहां आपको सही आंसर मिल जाता है वहीं रुक जाते हैं। तो होता ये है कि पहला विकल्प भी सही हो सकता है और चौथा भी सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम। पहले देखिए मैंने प्रश्न को सीधा सीधा उतार लिया है, जैसा कि मेरे क्वेश्चन में बुकलेट में दिया गया है, और ये भाग में 3 बराबर 26। अब मैं पहला स्टेप इसमें कर रहा हूं, जिसमें कि जोड़ का अर्थ क्या है आपका, गुणा है, फिर 6 कर दिया, ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ है भाग 4, और फिर गुणा का अर्थ क्या है आपका, जोड़ है 2, भाग का अर्थ क्या है, घटाना, 3 बराबर 26। यानी ये चेंज करने के बाद जो नया इक्वेशन आया है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद 26 उत्तर आ जाता है तो मेरा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। करके देखते हैं। 18 गुणे 6 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वही आपका 1.5 आ जाएगा। फिर बाकी जो चीजें होती हैं वो एज इट इज उतार ली जाती हैं। आगे फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यही नियम है ना इसका, भा गु जो घ, यही नियम चलता है इसमें। सबसे पहले भाग देना होता है तो मैंने भाग यहाँ दे दिया, फिर गुणा करना होता है तो 18 में 1.5 से यानी 1.5 से आप जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 27 प्लस 2 ऋण 3 बराबर 26। तो ये हो गया आपका कितना, 29 में से 3 जाएगा तो 26, तो हो गया 26 बराबर 26। देखिए बहुत ही लकी बात है कि पहला ही विकल्प आपको मिल गया। इसके लिए आपको ए विकल्प जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, और आगे अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, शुक्र अदा करिए आयोग का। अन्यथा चौथा अगर सही होता तो आपको चौथा तक 1 2 3 चलिए ABCD करके सबको चेक करना होता, और वहां पे आपको क्या होता, टाइम आपका खर्च होता। तो पहला विकल्प मिल गया यहाँ पे आपको, पहले ही विकल्प से सिद्ध हो गया कि ये इक्वेशन सही है। तो आप इसमें 97 नंबर यानी 22वें क्वेश्चन में आप एज को टिक कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर, 23वां सवाल, 98 नंबर जो पे दर्ज है, जो कि बुकलेट में बी सीरीज में और रीजनिंग हिस्से में। अब आपका लगभग 23 क्वेश्चन है, इसका मतलब समझ रहे हैं, लगभग 1/4 24 से 25% क्वेश्चन जो है आपके 1/4 100 में से 23 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से उठाए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपके मैथ से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। ये आपका सूर्योदय के बाद
सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। जनरली जो सवाल होता है वो आमने सामने वाला होता है, लेकिन यहाँ घुमा दिया गया थोड़ा सा, पीठ की तरफ करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। सोहन का मुख किस दिशा की ओर है। अब देखिए ये आपका दिशा परीक्षण से है, दिशा परीक्षण आपको बताया जा चुका है। दिशा परीक्षण में भी परछाई संबंधी सवाल है ये। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय का समय है तो पूर्व में सूरज होगा, और परछाई बाएं दाएं पड़ने की बात है। जब परछाई बाएं दाएं पड़ने की बात होती है तो आपका उत्तर जो होगा यानी आंसर कभी भी पूर्व पश्चिम नहीं हो सकता है। आपका जो भी आंसर आएगा या उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा। तो अगर तुक्का भी मारने की बात है तो इन्हीं दोनों में तुक्का मारना है, ठीक है। पूर्व पश्चिम कब हमारा आंसर होता है, जब परछाई आमने सामने पड़ने की बात होती है तभी हमारा आंसर पूर्व पश्चिम होता है। यानी जब परछाई साइड में पड़ेगी तो उत्तर दक्षिण हमारा आंसर हो सकता है, और अगर परछाई आमने सामने पड़ेगी, इन फ्रंट ऑफ की बात आएगी, तो हमारा आंसर पूर्व या पश्चिम आएगा। तो यहाँ परछाई बाएं पड़ने की बात हो रही है, साइड में पड़ने की बात हो रही है, तो आपका आंसर उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। अब देखिए लगेगा कैसे ये सवाल। लगने की बात है तो भाई सुबह का समय है, सूरज कुछ इस तरह से रहेगा, इसकी रेज ऐसे आ रही हैं। तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो यहाँ पे ये उत्तर मुख करके खड़ा है। किधर मुख करके खड़ा है, उत्तर मुख करके खड़ा है। और दूसरा जो खड़ा है वह किधर खड़ा है, दक्षिण खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। तो जो उत्तर खड़ा है उसके लिए ये वाला हाथ राइट हो जाएगा और ये वाला हाथ लेफ्ट हो जाएगा, और जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है उसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि मतलब ये चिपटे खड़े हैं भाई, ये इस तरह खड़े हैं, इनका मुंह उत्तर की ओर, ये जो ये है ना, ये कैप का जो पकड़ने वाला, ये उत्तर की ओर है, ये इधर मुंह करके खड़े हैं, और ये नीचे की तरफ इधर मुंह करके खड़े हैं। ठीक, अब दोनों लोग चाहे जहां खड़े हो परछाई यही बनेगी, ऐसे बनेगी परछाई। एक ये परछाई इनकी हो गई, एक परछाई इनकी भी पड़ेगी। ठीक, दूसरे जो खड़े हैं, तो आपको परछाई की जो बात है केवल मोहन की छाया की बात हो रही है। तो अगर हम इसको मोहन मान लेते हैं क्या, अगर हम इसको सोहन मान लेते हैं और इसको मोहन मान लेते हैं तो क्या होगा, परछाई जो है मोहन की छाया उसके ठीक बाएं, तो मोहन को अगर हम ये माने हैं तो परछाई यहां पड़ रही है तो दाहिने उसके पड़ जा रही है, जबकि सवाल ये कह रहा है कि मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़नी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोहन को यहाँ रखे हैं तो परछाई दाहिने पड़ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, मोहन को उत्तर की तरफ मुंह करके और सोहन को दक्षिण की ओर मुंह करके। अब देखिए मोहन अब यहाँ खड़ा है ना उत्तर की ओर मुंह करके, अब मोहन के हिसाब से परछाई इधर है तो मोहन के हिसाब से परछाई उसके बाएं हाथ पे पड़ रही है। क्लियर, इसका मतलब क्या है, मोहन का मुंह उत्तर होना चाहिए, तो सोहन का मुंह किधर हो जाएगा भाई, दक्षिण होगा ना, क्योंकि भाई पीछ करके एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, तो सोहन का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ। तो इस 23वें क्वेश्चन यानी 98 नंबर लास्ट क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने एक प्रयास किया है कि आपको हम सभी रीजनिंग के हिस्से को सही विस्तारित से व्याख्या सहित हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को यह योजना पहुंचाएं। चूँकि इसके सब्सक्रिप्शन का कहीं पर भी कोई चार्ज या पेमेंट की बात नहीं है, मात्र एक सेवा है जिसके लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना यह है कि इन सभी क्वेश्चंस को फिर से हल करना है, उत्तर की मिलान कर लेनी है कि आपने रीजनिंग में कितना सही किया। मुझे उम्मीद रहती है कि मेरे जो रीजनिंग के स्टूडेंट होते हैं वो 100% मारते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्कोरिंग होता है। क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की क्लासेस जैसे ये रेगुलर चलती रही हैं उसी तरह से कल से जो है कि रेगुलर रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।